तो बात करते हैं बिहार की हम नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, मुद्दे पे आते हैं। बिहार की नदियों में पढ़ रहे थे तो हमने उत्तरी बिहार की कुछ नदियों के बारे में पढ़ लिया था, जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, और इसके अलावा कोसी नदी के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब दो नदियां जो मेन मेन और भी नदियां हैं, महानंदा बची हुई है, बागमत बची हुई है, कमला बची हुई है, लेकिन कमला और बागमत के बारे में जो बातें कही जाती है, ऐसा कहा जाता है उनका जो उद्गम है वो होता तो नेपाल में है, लेकिन उनका संगम का जो थोड़ा सा रहा है कि क्योंकि मेन बिहार में गंगा के संगम से रिलेटेड पूछता है कि किन किन नदियों का जो है बिहार की गंगा में संगम होता है। लेकिन ये दो नदियां जो है, जैसे अगर हम बात करेंगे बागमती की और दूसरी नदी जो हमारी पड़ती है कमला नदी, अगर इनके बारे में बात करें तो इन दोनों का जो संगम है वो गंगा में डायरेक्ट वे में नहीं होता है। लेकिन मैं इसको स्किप करने की बजाय मैं सोच रही आपको इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल जाए जो भी है। क्योंकि कई बार पूछ भी लेता है कि जैसे कहा जाता है कि बागमती के बारे में कहा जाता है कि ये जो है नेपाल की सबसे पवित्र नदी में से एक मानी जाती है और बहुत ज़्यादा इसको माना और पूजा जाता है। वैसे ही अगर कमला नदी के बारे में बात करेंगे तो कहा जाता है कि ये बिहार की जो मिथिला क्षेत्र है, मिथिला यानी मधुबनी के एरिया में जो मिथिला क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में जो है कमला नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम सेट करता है उसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं, ठीक है, उनके माइंड पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जो हम नहीं सोचते अक्सर वो वही पूछते हैं। इसीलिए हमारा फर्ज है कि हम आपको बताएं कि इन दोनों में के बारे में। तो आज जो हमारी हेडिंग होने वाली है बागमती के बारे में, हम पहली हेडिंग रखेंगे कि बागमती का क्या रहा है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ठीक है। तो पहला जो हमारा होगा, अगर बात की जाएगी कि पहला कौन सा है, तो पहला यहाँ पे लिख लीजिए बागमती, ठीक है। बागमती नदी के बारे में, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो उद्गम हुआ, इसका उद्गम के बारे में हम बात करेंगे। इसके उद्गम के बारे में अगर हम कहेंगे तो इसका उद्गम जो होता है वो नेपाल में होता है। कहाँ पे होता है? नेपाल में। अब नेपाल में कहाँ से होता है? तो महाभारत श्रेणी पड़ती है कहाँ पे? नेपाल में पड़ती है। नेपाल में महाभारत श्रेणी जो है, महाभारत श्रेणी के क्या होता है, इसका श्रेणी से जो है इसका उद्गम माना जाता है। किसका? हम बागमती के उद्गम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? जिसका उद्गम जो है महाभारत श्रेणी से होता है, नेपाल से होता है, ठीक है। बागमती नदी का अगर बोला जाए कि किसकी सहायक नदी है या किसकी, क्योंकि ये गंगा की बोला जाता है कि गंगा में इसका संगम नहीं होता है, लेकिन मेन मान जिस नदी का नाम आता है वो बिहार की ही नदी, जो बिहार में जिसका उद्गम होता है, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, बूढ़ी गंडक के बारे में हम बात करें। बूढ़ी गंडक का कहा जाता है बूढ़ी गंडक के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या हो जाती है, ये बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। क्या? प्रमुख सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। किसकी? बूढ़ी गंडक की। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ये उसकी है, अपने उसमें क्या बनाती है, अपने मुहाना बनाती है, यानी उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर लिखना भी होगा तो हम यही लिखेंगे कि क्या है, ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं सहायक नदी है, ठीक है। क्या है? बूढ़ी गंडक की ये जो है प्रमुख सहायक नदी में से एक मानी जाती है, और कहते हैं कि ये बेगूसराय में मिलती है। कहाँ पे? बेगूसराय में बागमती नदी जो है बूढ़ी गंडक में अपना क्या बनाती है? मुहाना बनाती है। तो ये सहायक नदी तो हो गई, तो इसी में ही लिख लीजिएगा कि क्या बोलते हैं, कहाँ पे? बेगू, ठीक है। बेगूसराय में क्या करती है ये? बूढ़ी गंडक में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है, बनाती है। ये दिख तो सही रहा है ना, ज्यादा है वैसा तो नहीं दिख रहा, सही दिख रहा है। मेरी लिखावट अलग है, उस पर मत जाइएगा, बस समझ में आ जाना चाहिए,
ठीक है, क्या करती है, बेगूसराय में जो बूढ़ी गंडक है उसमें क्या करती है, ये अपनी मुहाना बनाती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो बूढ़ी गंडक की ये प्रमुख सहायक नदियों में से एक जो है ये मानी जाती है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि बागमती नदी जो है वो सबसे पवित्र नदी कहाँ की है, वो सबसे पवित्र नदी नेपाल की मानी जाती है। कहाँ की, नेपाल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और कहा जाता है कि नेपाल, कहा जाता है मतलब इन द सेंस एग्जाम्पल वे में आपको अच्छे वे में समझाने की कोशिश है मेरी कि, और कहा जाता है कि जो नेपाल की राजधानी है यानी काठमांडू, काठमांडू का कहा जाता है कि वहाँ पे प्रसिद्ध जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, किसका, पशुपतिनाथ का जो मंदिर है उसी के तट पर अवस्थित है। यानी बागमती जो नदी है, इस नदी के तट पर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर अगर आपसे पूछ लेगा कि अवस्थित है, तो आपको याद रखना है कहाँ पे, नेपाल के काठमांडू में। और उसके अलावा पशुपति नाथ मंदिर जो है उसके स्थान पर जो है इसके तट पर क्या है, अवस्थित है, यानी इसी के तट पे विराजमान है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, कहाँ की हम बात कर रहे थे, हम बागमती के बारे में बात कर रहे थे, जो गंगा में इसका डायरेक्ट वे में संगम नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बारी आती है हमारी कमला नदी के बारे में, क्योंकि ये जो दो नदियां हैं इनका डायरेक्ट वे में गंगा में संगम नहीं होता है, इसलिए इनके बारे में बहुत जानने की नीड नहीं है। और इनका ज़्यादातर जो सोर्स ऑफ है वो नेपाल से रिलेटेड है, नेपाल में है, बट जितना बिहार के रिकॉर्डिंग हमें जानना चाहिए था वो मैंने आपको जो है बता दिया है। और नेपाल से याद आया कि नेपाल में अभी जो चल रहा है, आप सबको ने न्यूज़ सुना होगा, पढ़ा होगा, दोस्तों में रील पे हर जगह वायरल हो रखा है कि नेपाल में जनरेशन जी यानी जैन जी यानी हम लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने ये पढ़ा था, जैन जी जो थे उन्होंने क्या बवाल काट दिया है। हमारे इंडिया में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे जो बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे उनके मन में भी ये सवाल उठा होगा कि ये जैसे वहाँ के जैन जी ने किया, गवर्नमेंट गिरा दी, नेताओं को सांसद उनको रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारा, उनके घरों में आग लगा दी, तो ये हम क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए, इंडिया में ना होने के पीछे एक अपना रीज़न है। इंडिया में नेपाल की तरह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए एक तो हमारा देश जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और हमारे देश की एक खासियत ये है कि विभिन्नता बहुत ज़्यादा है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको मान लूँ कि पूरे इंडिया में सिर्फ 10 लोग रह रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल मान के रखिए, ये जो 10 लोग हैं, इस 10 लोगों की अपनी अपनी एक सोच है। मान लीजिए इसमें से 3 लोग ऐसे होंगे जो बीजेपी को बहुत सपोर्ट करते होंगे, उसमें से 2 लोग ऐसे होंगे जो बीजेपी को नहीं, सपा वाले सपोर्टर होंगे और बीजेपी के हेटर होंगे, उसमें से 4 लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेसवादी होंगे, और 1-2 लोग ऐसे होंगे जो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। जब ये सब लोग जो 10 के 10 अलग अलग जब दल होता है, अलग अलग सोच होती है, जब अलग अलग चीज़ों के विचारधाराएं होती है, तब ये चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं है। और इंडिया में जो हमारा शासन है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है, वो इस वे में उसको बनाया गया है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो नेपाल में आई है तो उसको उस हिसाब से हैंडल किया जा सकता है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इंडिया में जो पावर है ना, ये जो पावर है ये सिर्फ एक के ऊपर नहीं है, याद रखिएगा। इंडिया में अगर ये पावर, प्रेसिडेंट को सबसे बड़ा नागरिक माना जाता है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक, अगर प्रथम नागरिक की बात होगी तो वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी उतनी पावर नहीं है, नाम मात्र की थोड़ी बहुत पावर होती है। लेकिन प्रेसिडेंट के बाद अगर कोई आता है तो प्राइम मिनिस्टर आता है। प्राइम मिनिस्टर के पास सेंटर की पावर है, लेकिन वो देश के ऊपर दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 पालिकाओं के बारे में, तो आपने कार्यपालिका के बारे में, विधानसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, विधायिका के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में यानी सुप्रीम कोर्ट वगैरह के बारे में आपने पढ़ा और सुना जरूर होगा। तो पावरों को ना जो ऐसे ऐसे बांट दिया गया है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज़्यादा पावर है, अगर वो अपनी मन की कर रहा है तो वो अपनी मन की नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ पावर। यहाँ पे जो है, अगर एक पल को मान लें हम कार्यपालिका भी इसके अंडर में आ गई, प्रेसिडेंट भी इसके अंडर में आ गया, सब इसके अंडर में आ गया, जो कि हो रहा है, लेकिन जो हमारी न्यायपालिका है, न्याय के बारे में अगर बात की जाएगी, ये जो है ये कभी भी इसके ऊपर ऐसा पावर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते, ठीक है, जिस वजह से हालात जो है इंडिया में कभी भी नेपाल की तरह नहीं हो सकते। तो ये विचार अगर किसी के मन में आ रहा होगा तो इसको खत्म कर देना, ये विचार जो है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ एजुकेशन को लेके बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं,
एसएससी वाला भी आंदोलन हुआ था। तो इंडिया में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, और इस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा जब सब कुछ भी अगर काम ना करे तो हमारे यहाँ की जो सेना है वो कभी भी पाकिस्तान की तरह नहीं कर सकती। जैसे पाकिस्तान की वहाँ जो सेना है सबसे ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है, लेकिन इंडिया में जो सेना की पावर है वो अलग अलग भी डिवाइडेड है। अगर देखा जाए तो किसी एक के पास नहीं है। नेवी के अपने पावर्स हैं, अगर आपको आर्मी की बात होगी तो इनके अपने पावर्स हैं, और एयरफोर्स के अपने पावर्स हैं। सबके पावर्स को बांटा गया है, यानी एक अगर चढ़ाई करता है तो ये दो के पास इतनी पावर होती है कि वो उसको दबा के वहां से हटा सके कि नहीं, देश की संविधान को तुम नहीं गिरा सकते, इस जो चल रहा है इसको तुम खत्म नहीं कर सकते। तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, तभी जाके जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, और अभी लगभग 79 ईयर हो चुके हैं आजाद भारत को, और एक बार भी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि भारत में ये वाले हालात आ जाए। हम सबको पता है, इवन जब 1975 के आसपास जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उस दौरान में भी ये स्थिति हो सकती थी, लेकिन ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसे बनाया गया है और पावर्स को ऐसे डिवाइड किया गया है, जिस वजह से ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा काम है हिस्ट्री पढ़ाना, मैं हिस्ट्री के टीचर हूँ, तो मुझे लगा ये बातें आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब कभी किसी से इस बारे में बहस करो या कोई आपसे इस बारे में बहस करे तो आपको ये चीजें पता हो और आप उनको ये बता सको कि क्यों पॉसिबल नहीं है इंडिया में ये होना। क्योंकि अभी मैंने रील वील पे देखा है, बहुत ऐसे लोग बातें बना रहे हैं कि जब नेपाल में हो सकता है, बांग्लादेश में हो सकता है, तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। तो हम सबको पता है कि नेपाल है इतूसा और इंडिया है इतना, कैसे पॉसिबल है। अगर इधर के लोग भी इकट्ठा हो गए ना तो ये लोग जो है ना ये सबसे ज्यादा पावर में होंगे। अगर यहाँ के लोग पावर में आते तो ये लोग सबसे ज्यादा पावर में होंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। फ्यूचर में भी मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा। हमारे यहाँ कुछ न्याय व्यवस्था है, उसके साथ हम अपना काम निकाल सकते हैं। अगर हम अगेंस्ट जाएंगे तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे, और मुद्दे की बात ये कही जाए कि हम कहाँ पे थे, कमला नदी के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में? कमला। कमला नदी का भी उद्गम के बारे में बात की जाएगी कि कहाँ से होता है इसका उद्गम। अगर इसके उद्गम के बारे में हम बात करेंगे तो इसका जो उद्गम होता है वो भी कहाँ से होता है, तो ये भी नेपाल से होता है। नेपाल से कहाँ से? महाभारत श्रेणी की हम बात कर रहे थे अभी, महाभारत श्रेणी, ठीक है। श्रेणी जो है यहाँ से क्या होता है, इसका उद्गम होता है नेपाल से। जो महाभारत श्रेणी है वहां से कमला नदी का क्या होता है, वहां से ये निकल कर कहाँ जाती है, तराई क्षेत्रों में जाती है। यानी तराई क्षेत्रों में प्रभावित, इसका जो प्रभाव है वो तराई क्षेत्रों में फैला हुआ है, ठीक है। वहीं बात की जाएगी कि और क्या होता है, प्रभावित होते हुए कहाँ पे चलती, जब बिहार में प्रवेश की बात होगी कि बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है, तो बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है, मधुबनी में। आपने सुना होगा मधुबनी में पड़ता है जयनगर। क्या पड़ता है? मधुबनी में पड़ता है जयनगर। जयनगर में क्या करते हैं, ये प्रवेश करती है। यानी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए बिहार में प्रवेश, बिहार में प्रवेश, ठीक है। बिहार में प्रवेश की बात करेंगे तो कहाँ पे, जयनगर, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है, मधुबनी में, ठीक है। मधुबनी में पड़ता है। मधुबनी के कहाँ पे, जयनगर में इसका बिहार में प्रवेश होता है। और ये मिथिला की सबसे पवित्र नदी है। मिथिला की सबसे पवित्र नदी है, ठीक है। क्या है ये, मिथिला की सबसे पवित्र नदी है। और इसका प्रवेश अगर आपसे पूछेगा तो जयनगर का आपको याद रखना है, जो मधुबनी जिला से होते हुए क्या करती है, बिहार में जो है प्रवेश करती है। अब हमारा मेन क्या है, मेन हमारी है महानंदा। महानंदा के बारे में मैं आपको याद दिला दूं, जब हम बिहार का मैप बनाए थे ऐसे ऐसे करके, तो ये वाला जो साइड था, यानी पूर्वी साइड की जब हम बात करते थे, तो इधर से क्या होता है, महानंदा का उद्गम हो रहा था। याद अगर हो आपको, तो महानंदा का उद्गम इधर से होता था। और उद्गम के बारे में अगर बात की जाएगी
हाँ जी, साउंड इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि माइक ऑफ था, इसलिए साउंड नहीं आ रहा था, कॉल पे थी मैं। हेलो राधिका जैन। अब मैं नॉर्मली किसी बच्चे का नाम नहीं लेती, मैंने आपका आज नाम ले लिया है। हेलो जी, गुड आफ्टरनून आपको भी। चलिए, क्या बात कर रहे थे हम? बात कर रहे थे कमला नदी के बारे में जो बात कर रहे थे, तो मेन ये हमारी हो गई थी। अब हम बात करने वाले हैं अगली नदी यानी महानंदा नदी के बारे में, जिसको हमें पता है कि वो कहाँ से निकलती, पूर्वी साइड से निकलती है। लेकिन बिहार में जब उसकी बात होगी तो क्या होती है, बिहार में उत्तरी मैदान की हम बात कर रहे थे ना, दक्षिणी और उत्तरी यानी उत्तर और दक्षिण की जब हम बात कर रहे थे नदियों में, तो ये उत्तरी नदी में क्या बोलते हैं, महानंदा नदी उत्तरी बिहार के मैदान में प्रभावित होने वाली क्या है, सबसे पूर्वी नदी है। क्या है ये? सबसे पूर्वी नदी है जो उत्तरी बिहार से नहीं, उत्तरी बिहार में जो आती है। ठीक है, अगर बात की जाएगी, और इसके अलावा कहा जाता है कि ये बिहार की अंतिम सहायक नदी है, यानी गंगा की अंतिम सहायक नदी में से एक मानी जाती है। तो पहले हम अपना हेडिंग कर लेते हैं महानंदा के बारे में। महानंदा नदी के बारे में अगर बात की जाएगी तो ये कौन सी नदी है, याद रखिएगा, बिहार के उत्तरी पूर्वी मैदान की नदी है, पूर्वी नदी है ये। ठीक है, यानी पूर्वी साइड से इसका निकास होता है, ये लिखने की नीड नहीं है, बस याद करने की इसको जरूरत है। मेन हमें याद रखना है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, यानी इसके उद्गम के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो माँ हल्दी नाम की जगह है, माँ हल्दी राम पहाड़ी। माँ हल्दी राम पहाड़ी जो है दार्जिलिंग यानी वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग पड़ता है, दार्जिलिंग का ही एक जगह है जिसका नाम है माँ हल्दी राम पहाड़ी नामक जो जगह है, वहां से क्या है, इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, उद्गम की हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो लिखिए माँ हल्दी राम, ठीक है, राम पहाड़ी का जो इसमें नाम आ जाता है कि माँ हल्दी राम पहाड़ी जो कहाँ पर, कि दार्जिलिंग और दार्जिलिंग
अब इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग दार्जिलिंग बोलते हैं, दार्जिलिंग, और बहुत लोग दार्जिलिंग बोलते हैं। हिंदी में द लगाते हैं लेकिन बोलने में जो प्रोनाउंसिएशन आता है उसमें ड लगाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे मेरी तरह, जैसे मतलब मुझे काफ़ी टाइम पहले पता चला था, 11th या 12th के टाइम पे ये पता चला था कि दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। उससे पहले मुझे लगता था कि ये कोई दूसरी देश की जगह है जहाँ पे इतनी चाय पत्तियाँ वगैरह होती है, दार्जिलिंग घूमने जाना है। मेरे जो दोस्त वगैरह थे वो बोलते थे हम दार्जिलिंग जाएंगे फ्यूचर में, तो मैंने कहा यार ये बड़ा दूर का देश लग रहा है, अंग्रेजी नाम है इसका तो, ठीक है। तो बात की जाएगी दार्जिलिंग की, ठीक है। तो क्या होते हैं ये, दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो जहाँ पे इसका क्या होता है, माँ हल्दीराम पहाड़ी से क्या होता है, इसका उद्गम होता है महानंदा नदी, यानी बिहार के पूर्वी साइड में ये सबसे पूर्वी नदी में से एक मानी जाती है। वहीं इसकी कुछ बातें और आपको याद रखना है कि ये क्या करती है, बिहार के साथ सीमा भी साझा करती है। पूरा सीमा यहाँ पे नहीं लेकिन कुछ हद तक, ठीक है, कुछ हद तक क्या है, हद तक ये बिहार और कौन सा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है से सीमा बनाती है। सीमा साझा लिख लीजिए, साझा करती है। पूरा नहीं बात हो रही यहाँ पे, कुछ हद तक मैंने बोला है, यानी कहीं कहीं पे क्या करते हैं, ये सीमा साझा करती है किसके साथ, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ जो है ये सीमा साझा करती है, याद रखिएगा। बिहार में प्रवेश, पूरब में कौन सा जिला पड़ता है, हमने कई बार उसके बारे में बात किया है। बिहार में प्रवेश, प्रवेश के बारे में बात की जाएगी कि बिहार में इसका प्रवेश कहाँ होता है। तो किशनगंज का आपको नाम याद रखना है। किशनगंज जो जिला है, किशनगंज जो जिला है वहां पे क्या करती है, ये बिहार में जो है प्रवेश करती है। और इसकी भी एक अपनी सहायक नदी है मेची, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसकी एक अपनी सहायक नदी जिसको मेची के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ प्रवेश करती है, ये किशनगंज में जो है प्रवेश करती है। और यहीं पे लिख लीजिए सहायक नदी किसकी, इसकी सहायक नदी कौन सी है, मेची, ठीक है। इसकी अपनी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या पड़ता है, मेची पड़ता है। और हाँ, इसके संगम की बात जो आएगी उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कीजिएगा, नमस्ते आपको भी, नमस्ते नमस्ते, आपको ये याद रखना है इसके संगम को लेके थोड़ा सा डिबेट रहा है। इसका जो संगम है, अब कुछ हद तक लोग ये बोलते हैं कि इस नदी का संगम जो है बांग्लादेश में जाने के बाद गंगा से मिलती है। कहाँ पे, बांग्लादेश में जाने के बाद गंगा से मिलती है, कुछ हद तक ये बोला जाता है। लेकिन आप जब क्या बोलते हैं, नदियों का जो मैप होता है ना, इंडियन मैप में अगर आप देखोगे, जो रिवर मैप्स होते हैं उसको जूम आउट करके देखोगे तो आपको इसके संगम को लेके बताया जाता है कि क्या बोला जाता है, बांग्लादेश, कुछ हद तक कई लोग ये बोलते हैं कि बांग्लादेश है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या है, इसका जाके गंगा में संगम हो जाता है। लेकिन होता किस में है, गंगा में ही होता है, गंगा में, ठीक है। तो ये दोनों देख लेना, अगर आपके ऑप्शन में दोनों में से क्या रखता है, बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल रखता है, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक ये बोला जाता है कि क्या है कि वेस्ट बंगाल में जो है इसके संगम का रूप माना जाता है, कि वेस्ट बंगाल में आप मैप के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको वहां पे ये वेस्ट बंगाल ही दिखेगा, ठीक है। ये क्या थे, उत्तर बिहार की नदियों की यहाँ पे हम बात कर रहे थे। ओके, लेट आप हो गए हो, मैं नहीं हूँ, मैं अपने टाइम के हिसाब से लेट हूँ लेकिन इतनी लेट नहीं हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा लेट हो गए हो। तो बात की जाएगी संगम के बारे में, तो ये वेस्ट बंगाल और कहाँ पे नाम इसका आ जाता है, बांग्लादेश में आ जाता है, ठीक है।
और ऐसी चीज़ों के लिए आप गूगल बहुत अच्छा सा यूज़ किया करिए। गूगल इसीलिए बनाया गया, तो चैट जीपीटी है, इतना कुछ पड़ा हुआ है, वहाँ से जो है इन चीज़ों को देखा करिए, ताकि चीज़ों को जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम लिखने वाले हेडिंग में हमारा होना चाहिए पठारी या दक्षिणी नदियाँ। बिहार की पठारी व दक्षिणी नदियों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनके बारे में अभी हम यहाँ पे जो है बात करने वाले हैं। अच्छा, आप अपनी ही बात कर रहे हैं, बढ़िया है। लेट तो मैं भी हूँ, खैर कोई बात नहीं, चल जाता है कभी कभी। क्या बोल रही थी? पठारी या दक्षिणी बिहार की नदियों के बारे में हमने 7 नदियों के बारे में पढ़ा था, लेकिन हम उन्हीं नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फालतू जैसे और नदियां हैं, अजय नदी है और क्या सकरी नदी, इनके बारे में हम नहीं बात करेंगे क्योंकि कुछ खास पूछा नहीं जाता है और इनके बारे में कुछ खास है नहीं। बस इतना पता है कि अजय नदी जो होती है वो जमुई के क्या है, जमुई जिले में दक्षिणी से क्या है, दक्षिण से निकलती है, यानी बिहार में ही निकलती है। और बिहार में ही जाने के बाद झारखंड का आपने नाम सुना होगा, जो बिहार का पड़ोसी राज्य है। झारखंड जिला देवघर जिले में क्या करती है, जाके प्रवेश कर लेती है। इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं है। तो जो मेन मेन नदियां हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। और वो मेन मेन नदियां कौन सी हैं? तो पहली जो नदी का आपको नाम याद रखना है, सोन नदी। आपको याद होगा जब हम दक्षिणी पठार पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने सोन नदी के बारे में मैप में दिखाया था। ठीक है, सोन नदी। सोन नदी के बारे में बात करेंगे तो अगर आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा हिंट में दे देती हूँ। ये वाला जो कोना था ना, ऐसे करके यूं कुछ कुछ हद तक बिहार, ये इंडिया का पूरा ऊपर वाला बन गया। कुछ हद तक बिहार का जो ये वाला हिस्सा था, ये वाला जिसमें रोहतास और कैमूर आता है, ये वाले एरिया जो है रोहतास और कैमूर, यहीं से क्या निकलती है, सोन नदी निकलती है। क्या सी नदी? सोन नदी निकलती है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी अभी हम सोन नदी के बारे में जो जिक्र कर रहे हैं वो यही है। ठीक है, तो सोन नदी के बारे में अगर बात की जाएगी तो कहा जाता है इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो उसका उद्गम के बारे में आपने नाम सुना होगा अमरकंटक का। अमरकंटक के बारे में नाम सुना होगा, जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। मैकाल की जो पहाड़ियां हैं वहां पे, कहाँ पे? मैकाल की पहाड़ियां, वहां अमरकंटक पड़ता है। और अमरकंटक कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो हेडिंग यहाँ पे डालिए उद्गम। ठीक है, उद्गम के बारे में बात करेंगे तो कहाँ पे? अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक की कहाँ पे? ये एमपी में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कौन सी पहाड़ियां हैं? मैकाल की पहाड़ियां जो पड़ती हैं, पहाड़ियां। पहाड़ियों से, ठीक है। मैकाल की जो पहाड़ियां हैं वहां से क्या होता है, अमरकंटक से इसका सोन नदी का जो है उद्गम होता है। क्योंकि बिहार के दक्षिण में पठार पड़ता है, बहुत हद तक पहाड़ी एरिया है, पठारी एरिया है। और वहां से एमपी का भी क्या है, ये झारखंड का बॉर्डर लग जाता है। तो वहां से होती हुई नदी निकलती है और बिहार में इसका उद्गम ही है। अब बात ये कि बिहार में जो ये प्रवेश कहाँ करती है, तो बिहार में रोहतास जिला, मैंने अभी आपको बताया था कि कॉर्नर पे क्या पड़ता है, रोहतास और कैमूर पड़ता है। तो बिहार में प्रवेश पूछेगा, बिहार में प्रवेश। ठीक है, बिहार में प्रवेश के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पे होती है, रोहतास जिला का जो है आपको नाम याद रखना है। रोहतास जिला से, जिले में, ठीक है, यहाँ पे क्या करती है, ये प्रवेश करती है। बिहार के रोहतास जिले में जो है ये नदी प्रवेश करती है और वहां से बिहार में निकल जाती है। अब इसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी जो लंबाई होगी 202 किलोमीटर। कितनी? 202 किलोमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई 202 किलोमीटर,
किसकी हम बात कर रहे हैं? सोन नदी के बारे में। तो अगर बात की जाएगी कि इसका संगम कहाँ पे होता है, तो मनेरा का नाम आपने सुना होगा, मनेरा पटना। कहाँ पे संगम के बारे में बात करेंगे? संगम किससे? गंगा से। गंगा से संगम कहाँ पे होता है? मनेरा में होता है, मनेरा पटना। ये आपको जो है याद रखना है। इससे ज़्यादा इस नदी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, बेसिक चीज़ें हैं जो इस नदी के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। मनेरा में क्या होता है? पटना जो है वहाँ पर इसका संगम हो जाता है गंगा के साथ। ठीक है, सोन नदी का हो जाता है। और बिहार की सबसे पुरानी आधुनिक प्रणाली, बिहार की सबसे पुरानी और आधुनिक प्रणाली नहर प्रणाली के बारे में बात करें, बांध वगैरह की, तो एक बांध जो है जो 1873 और 74 के राउंड ऑफ में बनाया गया था, वो इसी नदी के पास बनाया गया था। तो कौन सा बांध था? तो डेहरी बांध के बारे में आपने सुना होगा, और ये बहुत कॉमन सा बांध है। डेहरी बांध जो है वो इसके बारे में यहाँ पे ये इस नदी के बारे इससे रिलेटेड जब सवाल बनते हैं तो पूछता है। और अगर आपने 11 12 सीबीएसई बोर्ड से करा होगा या 10th तक भी आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की होगी, बाकी बोर्ड्स का नहीं पता, उन बोर्ड्स में भी ये बहुत कॉमन सवाल होता था उन स्कूल में क्लासेस में कि टेहरी बांध जो है, डेहरी बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? डेहरी बांध की हम बात कर रहे हैं, किस नदी के ऊपर बनाया है? तो ये सोन नदी के ऊपर जो है बनाया गया है। और ये किस में? यूपी और बिहार का, नहीं वो यूपी और बिहार वाला तो शायद अलग पड़ जाता है ना, उसमें क्या हो जाता है? इसका नाम आता है कि सबसे पुराना और आधुनिक, पुराना और आधुनिक की बात हो रही है, यानी आधुनिक जहाँ पे मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है वो आधुनिक की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा कि सबसे पुराना, पुराना वे आधुनिक नहर प्रणाली जो है कौन सी है? डेहरी बांध बनाया गया था कौन से साल में? तो 1873-74 का जो वर्ष था, इस वर्ष में जो है इसको बनाया जाता है। और इसी नदी के ऊपर बनाया गया था। किस नदी के ऊपर? सोन नदी के ऊपर जो है इसका निर्माण कराया गया था, जिसकी लंबाई 202 किलोमीटर है। और सबसे आधुनिक और सबसे पुराना और आधुनिक बांध में से एक जो है ये माना जाता है, जो 1873-74 के आसपास जो है बनाया गया था। ठीक है, अब बात आती है पुनपुन नदी। अगली नदी हमारी कौन सी होगी? तो अगली नदी हमारी होगी पुनपुन नदी। पुनपुन नदी के बारे में अगर बात करेंगे कि इस नदी का अगर बात किया जाए कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, और ये नदी जो है किस में जाकर बिहार में इसका जो है कह सकते हैं कि बिहार में जाने के बाद जो है ये मिल जाती है। तो देखिए, पुनपुन नदी का अगर बोला जाएगा कि उद्गम इसका कहाँ से होता है, तो झारखंड का नाम आपको याद रखना है। झारखंड में एक जगह पड़ती है फलामू। कौन सी? फलामू नाम की एक जगह पड़ती है, वहां से झारखंड में इसका उद्गम होता है। ठीक है, उद्गम में याद रखना है पलामू नाम की एक जगह है, और ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में। झारखंड में पड़ती है, वहां से जो है इसका उद्गम माना जाता है। इस नदी के बारे में उद्गम होता है। और वहीं बात की जाएगी कि बिहार में ये कहाँ पे एंट्री करती है, बिहार में प्रवेश कहाँ पे करती है? तो बिहार में गया जिला का आपको नाम याद रखना है। कहाँ पे? बिहार में प्रवेश। ठीक है, बिहार में प्रवेश कहाँ पे होता है इसका? तो गया में होता है। गया जिला का जो है आपको नाम याद रखना है कि बिहार के गया जिला में जो है ये क्या करती है? ये प्रवेश करती है। और उसी के अलावा बात की जाएगी तो गया में इसका हो जाता है। संगम के बारे में अगर बात की तो फतुहा, कहाँ पे? फतुहा पटना में जो है गंगा के साथ इसका संगम हो जाता है। ठीक है, ये नाम देखो, फ से ये भी है, फ से ये भी है, बस इसमें तू हा लगा, इसमें ला मुंह लगा है।
ठीक है, तो याद रखिएगा इसका उद्गम फ से है और संगम भी फ से ही है। ठीक है, कहाँ? पटना। ठीक है, कहाँ पे? तो पटना में जाने के बाद जो है इसका संगम हो जाता है गंगा के साथ। ठीक है, इस नदी, कौन सी नदी की हम बात कर रहे हैं? तो पुनपुन नदी के बारे में है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और पुनपुन नदी तो ये यहाँ से हो जाती है, और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 235 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई मानी जाती है। कितनी? तो अगर इसकी लंबाई के बारे में हम बात करेंगे तो 235 किलोमीटर। ठीक है, क्या है? इसकी लंबाई की बात होगी तो 235 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। तो पुनपुन नदी कहाँ पे? फलुमा झारखंड से जो है इसका उद्गम होता है, बिहार में गया जिला में प्रवेश करती है, और संगम जो इसका फतुहा में होता है, पटना में बढ़ता है। और उसके अलावा लंबाई इसकी 235 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई जो है मानी जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं अगली नदी। अगली नदी कौन सी? फल्गुन नदी के बारे में हम बात करेंगे कि फल्गुन नदी का क्या इतिहास रहा है और कैसी और क्या क्या चीजें रही हैं। फल्गुन नदी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको अभी बता देती हूँ, हम लिखेंगे, मैं मना नहीं कर रही हूँ, हम उसके बारे में भी लिखेंगे, या एक काम करते लिखते लिखते उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ते होंगे उनको फल्गुन नदी के बारे में बहुत कुछ पता होगा। फल्गु नदी के बारे में अगर बात की जाएगी तो कहा जाता है ये वही नदी है जिसका एक अलग सा निकनेम है, जो भगवान बुद्ध से भी रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? भगवान बुद्ध से भी जो फल्गु नदी जो है रिलेटेड है। अगर इसके बारे में बात कही जाएगी कि इसका, अगर कहा जाता है इसका उद्गम कहाँ से होता है, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो नदी है छोटा नागपुर का जो पठार है से क्या है, इसकी कई धाराएं जो निकलती हैं। क्या निकलती है? छोटा नागपुर का जो पठार है, जैसे ये नदी है, धाराएं क्या होती है कि मान लीजिए यहाँ आई ये नदी, और यहाँ आने के बाद ये एक इधर निकल गई, एक इधर बह रही है, छोटी सी इधर निकल गई, इधर निकल गई, लेकिन ये वाली नदी जो यहाँ से ही जा रही है, यानी इसकी सीधी लाइन तो ये है, लेकिन कुछ हद तक नदियों का धाराएं जो है चेंज हो गई। तो जो ये वाली नदी का मेन मुख्य धारा है, इसको निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है, निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। और ये वही निरंजना नदी है जहाँ पे क्या हुआ था? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की जहाँ पे प्राप्ति होती है उसी को कहा जाता है निरंजना नदी को। इसलिए भी बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, और फल्गु नदी का ही एक ये अन्य नाम है, क्योंकि उसकी मुख्य धाराएं जो है छोटा नागपुर में आने के बाद अलग अलग हो जाती हैं, और उसके मुख्य धारा पूछेगा तो आपको निरंजना नदी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, निरंजना नदी। और उसी को बोला जाता है कि निरंजना नदी प्लस में मोहन नदी को मिलने के बाद फल्गुन जो है वो गया जिला में क्या करती है? गया जिला में जो है बनती है। ठीक है, और बुद्ध को यहीं पे क्या हुई थी? ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई थी। इसी नदी के से गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रमुख धारा कौन सी है? निरंजना नदी। ठीक है, और इसीलिए इसको निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये वही नदी है। इसमें पहले यहाँ लिख लीजिए निरंजना प्लस में मोहन नदी इज इक्वल टू फल्गुन। ठीक है, और यहाँ लिख लीजिए गया जिला। ठीक है, गया जिला। बात की जाएगी कि यह वही है, यह वही नदी है जहां पर भगवान बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यही नदी थी जहाँ पे उन्होंने अपने जीवन के लगभग कई साल जो है इस नदी के तट पर बिताए थे, जिसको अंतिम समय में उनको ज्ञान की जो है प्राप्ति होती है बट वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो इसीलिए बौद्ध धर्म में जो है फल्गु नदी को पवित्र माना जाता है।
और अन्य नाम क्या है इसका? तो इसका अन्य नाम निरंजना नदी के नाम से भी जो इसको जाना जाता है। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की यहीं पे प्राप्ति होती है। ठीक है, बात ये आती है कि इसका संगम कहाँ पे हो जाता है, क्योंकि हमारा मेन तो संगम ही है। संगम इसका कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा, टाल में जाने के बाद में, टाल में जाने के बाद में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। जो टाल है, हमने टाल के बारे में पढ़ा था, तो टाल क्षेत्रों में जाने के बाद जो टाल क्षेत्र है, जो टाल क्षेत्र है, टाल क्षेत्रों में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। विलीन यानी अंदर ही अंदर, जैसे यहाँ से गई और ये मान लीजिए धरती है तो इसके नीचे चली गई, तो टाल क्षेत्रों में जाने के बाद ये विलीन हो जाती है। ठीक है, कौन सी नदी? तो फल्गु नदी की यहाँ पे हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कर्मनाशा के बारे में। कर्मनाशा के अलावा क्यूल नदी, और उसके बाद जो है नदियों का ऑलमोस्ट जो है डन हो जाएगा। 2 नदियाँ और हमें पढ़नी है। ठीक है, तो कौन सी नदी है? तो कर्मनाशा। ठीक है, कर्मनाशा नदी के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो कर्मनाशा नदी का कहा जाता है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कैमूर से होता है, जो रोहतास जिला यानी पठारी एरिया का ही एक हिस्सा है। जिले का हिस्सा नहीं है, पठारी क्षेत्रों का हिस्सा है, मैं ये कह रही हूँ। ठीक है।
आवाज कब से नहीं आ रही थी वॉइस? अरे अब आ रही है ना, अभी माइक ऑफ दिखाए मेरे को ये। ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप बंद करिए आवाज। हाँ जी, आवाज़ चली गई थी और आवाज़ चली नहीं गई थी, एक्चुअली माइक ऑफ हो गया था। बात ये थी कर्मनाशा के बारे में, मैंने जो बताया वो समझा देती हूँ एक बार फिर से। कर्मनाशा के बारे में कहा जाता है कि हिंदुज़्म के अकॉर्डिंग ये अपवित्र नदी मानी जाती है। कारण अब मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ये पवित्र नदी मानी जाती है और इसका जो संगम है। अपवित्र नदी मानी जाती है और अपवित्र के इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। देखिए, कर्म प्लस नाशा, जब आप संधि विच्छेद करते हैं ना, हिंदी वाला संधि विच्छेद, तो उसमें पता चल जाता है कर्म को नाश करने वाली नदी, ठीक है, कर्म नाशा को बोला जाता है। अब बारी आती है कौन सी नदी के बारे में, तो क्यूल नदी के बारे में जो है हम बात, क्यूल नदी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, कि क्यूल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम झारखंड से होता है। कहाँ से? गिरहिट का जो जगह है, गिरहिट जो जगह है वहां से, गिरहिट जिला जो है झारखंड में पड़ता है और वहां से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। ठीक है, गिरहिट से। ठीक है, उद्गम पे आप रख लीजिए, कहाँ पे? गिरहिट। गिरहिट जो है जिला पड़ता है, जिला झारखंड में। झारखंड में क्या है, इसका उद्गम होता है। और आपको एक बात बता दूं, हजारीबाग पठारी क्षेत्रों में ये आ जाती, हजारीबाग पठारी जो क्षेत्र है उसके अंडर में जो है ये आ जाता है। ठीक है, अगर बिहार में प्रवेश की बात करेंगे तो कहाँ पे होता है? सप्त पहाड़ियों का नाम आपने सुना होगा, जमुई आ जाता है। सप्त पहाड़ियाँ यानी जमुई की बात कर रहे हैं, वहां पे जो बिहार में प्रवेश करती है। और संगम कहाँ पे करती है, तो सूरजगढ़ का नाम आपने सुना होगा। सूरजगढ़ में यानी लखीसराय में जो है इसका बिहार में क्या हो जाता है, इसका संगम हो जाता है। बिहार के बारे में हम बात करेंगे कि बिहार में कहाँ प्रवेश करती है। ठीक है, बिहार में प्रवेश के बारे में बात करेंगे तो बिहार में इसका प्रवेश हो जाता है, जो सत पहाड़ी है वहां पे जो है इसका वहां से क्या हो जाती है, बिहार में प्रवेश करती है जमुई। ठीक है, जमुई का नाम याद रखना है। संगम के बारे में बात की जाएगी तो संगम कहाँ पे इसका हो जाता है, सत पहाड़िया से तो ये निकलती है, संगम कहाँ पे होता है, तो सूरजगढ़ के बारे में बात करें, कहाँ पे? लखीसराय के वहां पे जो है इसका संगम हो जाता है। ठीक है, दिमाग ब्लॉक हो गया। लखीसराय, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाती है, गंगा में जाने के बाद इसका संगम हो जाता है। ठीक है, कौन है ये?
हाँ मतलब मैं ही हूँ, मैं ही पढ़ा रही हूँ। क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? सौरभ सिंह क्या कह रहे थे हम? ये क्या होते हैं, लखीसराय में जाने के बाद जो है क्या होती है, ये इसका संगम हो जाता है। बिहार में प्रवेश कहाँ पे करती है? सत्यपत, सत्य की जो पहाड़ियाँ है वहां से क्या करती है, ये बिहार में प्रवेश कर लेती है। तो ऑलमोस्ट हमने दक्षिणी पठार यानी बिहार की जितनी भी नदियां थी उनके बारे में पढ़ लिया है एक पीडीएफ के थ्रू। हाँ ये मैं ही पढ़ा रही हूँ। सही नहीं पढ़ा रही क्या? ऐसे क्वेश्चन पूछ के मेरे को डराओ मत। डाउट है तो पूछ लो, ऐसे डराना मत। ठीक है, अगर बात की जाएगी कि क्या है, अब ये होगी दक्षिणी बिहार के जितनी भी नदियां थी हमने उनके बारे में पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है। आपने त्रिवेणी के बारे में सुना होगा, त्रिवेणी जो नहर है, त्रिवेणी नहर प्रणाली, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में क्या है। और इसके बारे में कई बार जो है सवाल पूछ देता है। ठीक है, बिहार का अगर आप पेपर देते हैं तो उसमें त्रिवेणी नहर के बारे में जो है पूछ लेता है, जिसमें यूपी और बिहार दोनों ही इंक्लूडेड है। और ये क्या है और किस नदी पे है, तो मैं आपको बता दूं, गंडक नदी पर क्या है, गंडक नदी जो है उस पर ये अवस्थित है। त्रिवेणी नहर के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, त्रिवेणी नहर पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। त्रिवेणी, त्रिवेणी नहर प्रणाली के बारे में बात करेंगे। प्रणाली के बारे में अगर हम बात करेंगे कि ये क्या है, तो देखिए ये किस पर बनी है, तो गंडक नदी का आपको नाम याद रखना है कि गंडक नदी पर क्या है, ये अवस्थित है, नदी पर अवस्थित है। ठीक है, स्थित है किस नदी पे, तो गंडक नदी का जो है आपको नाम याद रखना है कि गंडक नदी पर जो है ये अवस्थित है। त्रिवेणी नहर की यहाँ पे हम जो है बात कर रहे थे। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। त्रिवेणी गंडक नदी पे बनी हुई है और ये जो है यूपी और बिहार क्या करते हैं, यूपी और बिहार संयुक्त परियोजना के अंडर में आता है, यानी यूपी और बिहार का इसमें दोनों का रोल है। ठीक है, यूपी प्लस में बिहार, बी आर जो है बिहार के लिए लगाया जाता है, का क्या है ये संयुक्त, संयुक्त क्या है ये, संयुक्त परियोजना है। ठीक है, परियोजना है, यूपी प्लस में बिहार की संयुक्त परियोजनाओं में से एक मानी जाती है, जो गंडक नदी पर बसाई गई है। और क्या होती है, ये यूपी और बिहार दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और बांध के बारे में कहा जाता है कि बांध में कहा जाता है त्रिवेणी घाट पर जो है ये बांध जो है, आपने भैंसा लोटन का नाम सुना होगा, वहां पर जो है उस जगह पर इसको बनाया गया है। ठीक है, कौन सी जगह पे, तो जो बांध है त्रिवेणी घाट पर है, भैंसा लोटन नामक की जगह पर है, इसको बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको त्रिवेणी घाट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको त्रिवेणी जो बांध है, क्या है, बांध को त्रिवेणी का नाम याद रखना है, त्रिवेणी घाट पर, घाट पर जो है इसको बनाया गया है, घाट पर ये अवस्थित है जिस वजह से, और नाम भैंसा लोटन जगह नामक की जगह आपको याद रखना है, जिस वजह से इसको त्रिवेणी घाट के नाम से भी जानते हैं, त्रिवेणी घाट प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाम से, ये जो है आपको याद रखना है, इसी की वजह से इसको इस नाम से कहते या जानते हैं। ठीक है, और बात की जाएगी तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। आपने सारण का नाम सुना होगा और तिरहुत का नाम सुना होगा, यानी जो खेती करने की जो परियोजना है, जिसके तहत जिस एरिया में जिस कैटेगरी में खेती की जाती है, तो इसको दो भागों में जो है क्या होता है, इसको दो में डिवाइड किया गया है। तो पहले में अगर पूरब में पूछेगा आपसे, पूरब में पूछेगा तो तिरहुत का नाम आपको याद रखना है, किसका, तिरहुत का, तिरहुत का नाम याद, आपको नाम याद रखना, तिरहुत नहर। ठीक है, और वहीं पश्चिम में पूछेगा, सॉरी पश्चिम में जो आपको सारण का नाम याद रखना है,
ठीक है, किसका नाम याद रखना है, तो सारण नहर का आपको याद रखना है, और तिरहुत पूरब में जो है आपको तिरहुत का नाम याद रखना है। पूर्वी साइड में जो खेती वगैरह की जाती है तो उसके लिए इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो ये नहर जो है आपको याद रखना है। इसीलिए ये जो एरिया है, क्योंकि तिरहुत और सारण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए उसी प्रणाली के अकॉर्डिंग इनके नाम को भी बना दिया गया है। उसी वजह से इसका क्या है, नाम को जो है बना दिया गया है। तिरहुत और सारण नहर के नाम पे ये नाम आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा त्रिवेणी नहर, और हमने नदियों के बारे में भी जो है पढ़ लिया था। अब बारे में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो वो बात ये है कि एक हम पीडीएफ खोलेंगे, और पीडीएफ पे कुछ हम जल प्रतापों के बारे में आज ही खत्म कर देंगे, क्योंकि एग्जाम आ गया है, ऑलमोस्ट सर पे है, और उससे पहले जो है हमें इसके बारे में पढ़ना है। जिस वजह से अगर मैं लिखती तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, लेकिन 10-12 के आसपास तो कहा जाता है कि यहाँ पे जल प्रताप है। ठीक है, तो उनके बारे में हम फ़ोन पे यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़ोन पे कह रही हूँ, सिस्टम पे अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा बिहार के जो प्रमुख जल कुंड हैं उनके बारे में भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बिहार वाटरफॉल, ये रहा। मांगा क्या था, आया क्या है, ये वाटरफॉल सही है, लेकिन नाम और मीटर में मैंने उनको बोला था। दिस वन पीडीएफ ही होने चाहिए। थैंक यू सो मच, पर गलत जगह पसंद मार रहे हो आप कोई फायदा नहीं है, यही है बात। ये आ रही है कि हम बात कर रहे थे कि बिहार में जल प्रतापों के बारे में ये दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। तो बात ये आएगी, पहले पेन लेते हैं, और बिहार में कुछ जो जल प्रताप है उनके बारे में हम बात करेंगे। उनकी ऊंचाई कितनी है, नदी के स्रोत क्या है, और वहीं पे इनका स्थान क्या है, यानी जिला कौन सा है जहाँ पे ये पड़ते हैं। और फिर हम बिहार के कुछ प्रमुख जल कुंडों के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आज ही की क्लास में जो है इसको हम अभी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बात ये पूछ रहा है, पहले नंबर पे अगर बात की जाएगी, टोटल कितने हैं, हाँ 12 मुझे याद थे, 12 ही है ये। ठीक है, तो पहला अगर आपको याद रखना है, जल प्रताप के बारे में पूछता है और आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज बहस ना करें तो ज्यादा अच्छा है, काम की बातें करें, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे। एग्जाम में मेरे बारे में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाएगी कि ऊंचाई कौन सी है जल प्रताप का, पहला नाम आपको याद रखना है, तो पहला कौन सा है, तो कालकोतन नदी जो है, कालकोतन नदी जो है वो जल प्रताप के पहले नंबर पे, उसका नाम याद रखना है। सूत्र क्या है, यानी कौन सी नदी और सूत्र इसके क्या है, तो कोडरमा पठार से क्या है, उतरने वाली ये धारा है। कहाँ से उतरने वाली है, कोडरमा का जो है आपको नाम याद रखना है। ये दिख तो रहा है, हाँ कोडरमा, तो जूम करूं क्या, कोडरमा पठार जो है वहां से उतरने वाली धारा है। और काकोलत जो है नवादा, ये उस जिले में जो क्या है इसका स्थान माना जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये पूरा, एक काम करो मैं साइड हट जा रही हूँ, जो बच्चे इसको लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि पढ़ने टाइम आपको डिस्टर्ब प्रॉब्लम ना हो। सुखल दरी का नाम अगर बात की जाएगी तो सुखल दरी है, और इसका कौन सा क्षेत्र है, तो नाम भी बड़े अजीब से, निश्चित नहीं है, ये कौन सी जगह है भाई, उसमें नहीं है एक्चुअली में। सुखल ये रोहतास में आएगा, तास। ठीक है, रोहतास का नाम याद रखिएगा, ये रोहतास से कुछ गड़बड़ की वजह से हो गया है। ठीक है, और इसका भी जिला कौन सा है, तो ये भी जिला की अगर बात की जाएगी तो ये भी रोहतास में ही पड़ जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारा है धुआकड़ नाम का है, जो 30 मीटर है, और इसका कोवा धोवा जो स्रोत है, और छान पापा क्या है यार ये,
कोवा धोवा जो है, तारा चंडी, तारा चंडी माता रानी भी है बिहार की, जो बहुत फेमस है। और ये भी कहाँ, रोहतास जिले में ही इसका स्थान माना जाता है। ठीक है। और दुर्गावती, खादर कोहा 80 मीटर है। दुर्गावती जो है इसकी नदी या स्रोत कह लीजिए वो है। और इसके अलावा बात की जाएगी रोहतास में जो जगह का नाम आता है छान पापर, छान पापर का नाम जो है याद रखिएगा, भोजपुरी में छान पापर का मतलब होता है, ओके ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिहार का अगर इस साल नहीं बीपीएससी का पेपर किसी का नेक्स्ट ईयर होगा तो उनके लिए भी बहुत इजी है। ठीक है, ये पूरा जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके बारे में क्या ही समझाने, सब ये रोहतास से, रोहतास रोहतास, पठार पठार रोहतास। ठीक है। महान, महान क्या है, तामसीन जो है वो महान में आ जाता है। जुआ अखर जो है वो कहाँ पे, फुलवरिया और भोजपुर। ठीक है, बाकी 80 मीटर का है। अब अगला देख लेते हैं हमारा। ठीक है, हमको ऐसे तो पढ़ाया ही नहीं जाता है। हाँ, ये वाला नहीं, इम्पोर्टेंट तो ऑलमोस्ट सब है, क्योंकि ये मैंने देख के फिर सर को भेजा था तो एडिट करने के लिए, तो ऑलमोस्ट ये सारे ही इंपॉर्टेंट है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पूछ देता है, हाइट पूछ देगा, लंबाई पूछ दे देगा, तो ये सारे मीटर्स में आपको याद रखना है। ठीक है। और बात की जाएगी, चलिए स्क्रीनशॉट सबने ऑलमोस्ट ले लिया है। और ये वाला जो है तेलहर कुट 80 मीटर जो है, इसके बारे में याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है, इसका स्थान और स्रोत जो है वो पूछ लेगा। पश्चिमी सुअरा नाम याद रखना है। सुअरा बहुत ईजी है, भाई को क्या बोलते हैं, सुअर ही तो बोलते हैं, उससे याद रखिएगा। ठीक है, मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे मेरे भाई की ही याद आई थी। तो और उसके अलावा बात की जाएगी रोहतास पठार, रोहतास पठार फिर मैं याद दिला दूं, बिहार का मैप, ये वाला जो एरिया था जहाँ पे कैमूर और रोहतास पड़ते हैं, इसी पठारी एरिया की यहाँ पे बात हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी पठारी एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये मैप के अकॉर्डिंग रोहतास याद हो गया। और सुअरा आपको याद रखना है अपने भाई के नाम से, सुअरा जो शब्द आएगा भाई से याद रखना है। ठीक है, भूलिएगा मत। भाई को हम क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं। तो पश्चिम में क्या होता है, उसका मुंह होता है, और पश्चिम में मुंह करने की वजह से उसको सुअर बोलते हैं, तो उससे आपको ये याद रखना है। ठीक है, इससे अच्छा एग्जाम्पल जिंदगी में नहीं दे सकता कोई भी। ठीक है, बिहार में प्रमुख जल कुंड के बारे में बात करेंगे कि बिहार में प्रमुख जल कुंड कौन से हैं। तो जल कुंड का नाम अगर बात की जाएगी कि कौन से है और उनका स्थान कौन सा है, तो ज्यादातर राजगीर के हैं, और राजगीर के यहाँ दो जो है मुंगेर के, इसमें नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, सप्त जल धारा जो आपको आ जाता है, सप्त धारा यानी क्या बोलते हैं, सतघरवा बोला जाता है, सूर कुंड बोला जाता है, गोमुख कुंड है, ब्रह्म कुंड है, नानक कुंड है, और मगदम कुंड है, सीता कुंड है, भीम बांध है। ये जो है टोटल कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 याद रखने हैं। 8 में जो है आपको 6 जो है किस में रखने हैं, राजगीर में, और 2 जो है ये 2 जो, इन 2 को याद रखना है, मुंगेर से रिलेटेड है। इसके अलावा आपका बिहार में कोई भी जल कुंड नहीं है। ये 8 के टोटल 8 हैं। और बिहार के प्रमुख जल प्रतापों के बारे में भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अरे मैं बिल्कुल खतरनाक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत इनोसेंट प्यारा क्यूट सा बच्चा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसको याद रखना है। बस ये एग्जाम्पल वैसा था इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है। और ये बहुत कॉमन सा शब्द है, भाई वगैरह भी इस बात को रिलेट कर पाएंगे। हमें गाली नहीं मिलती तो हम लोग यही बोल देते हैं, इसके बाद मम्मी बहुत सुनाती है, वो बात अलग है। नहीं, वो मेरे से बड़ा है, इज्जत है उसकी। भाई मेरा मुझसे बड़ा है, मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन शब्द जिसके लिए बनाया गया उसको दे देना चाहिए। क्रेडिट मिलना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो ये क्रेडिट जो है भाई के लिए है, तो मैंने दे दिया, वो डिजर्व करता है। किसी का हक नहीं छीनना चाहिए लाइफ में, मैंने ये सीखा है, तो ये हक भी नहीं छीनना चाहिए। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। तो ये जल प्रताप जल कुंड हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। मे भी कल की क्लास में जो मृदाओं वगैरह के बारे में है उनके बारे में हम पढ़ लेंगे अच्छे से, जितनी भी मृदा है उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। और उसके अलावा कुछ भी अब नहीं बचने वाला है, बिहार का ऑलमोस्ट सब डन हो गया है। हमने नदियों के बारे में पढ़ लिया है, जलवायु भी पढ़ लिया है हमने, मृदा रह गई है। थोड़ा सा हम शायद मृदा के बारे में कल डिस्कस कर लेंगे, और कल जो रह जाएगा बचा खुचा, एक से
ठीक है, तो जो भी है ये कल जी की क्लास में जो है जितना मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा मैं कल करवा दूंगी। हाँ, बिहार में वन्य और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पूछता है तो उनके नाम हम बता देंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है। ठीक है, और बाय द वे उन बच्चों के लिए भी इंफॉर्मेशन है जो बच्चे बिहार जो डीसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये देख सकते हैं। मैंने शुरू की क्लास में ही बोला था कि मैं जो पढ़ाती हूँ वो सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं होता है। बिहार का कोई भी एग्जाम, जियोग्राफी कभी नहीं बदलती, याद रखिएगा, और हिस्ट्री कभी नहीं बदलती। देखिए, पॉलिटी भी नहीं बदलती, लेकिन पॉलिटी में एक प्रॉब्लम है कि कुछ हद तक नेम जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में अगर चंद्रशेखर आजाद को चंद्रशेखर आजाद बोला गया तो उनको वही बोला जाएगा, भगत सिंह को भगत सिंह बोला गया है तो वो भगत सिंह ही बोला जाएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, चाहे वो जुडिशरी दो, बीपीएससी दो, बिहार एसआई दो, बिहार कांस्टेबल हो, या बिहार का इवेंट टीचिंग में भी अगर हिस्ट्री पूछी जाती है तो भी जो लाइन दे रखी है वो वही रहते, बिहार हिस्ट्री और बिहार जियोग्राफी। इवन इंडियन हिस्ट्री, किसी भी हिस्ट्री की हम बात करें वो कभी नहीं बदलता है, याद रखिएगा। हिस्ट्री जियोग्राफी चेंज नहीं होती है, तो आप कहीं से भी पढ़िए सेम ही आपको पढ़ने को मिलेगा, बस तरीका अलग होता है, सबका तरीका अलग होता है। कोई कान इधर से पकड़ता है, कोई कान इधर से पकड़ता है, लेकिन पकड़ता कान ही है। ठीक है, तो वही बात है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। और आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, और कोई मिस्टेक रह गई होगी तो उसके लिए भी माफ करिएगा। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों को शेयर करें, थोड़ा भला कर दिया करो, लोगों का भला करना बहुत ज़रूरी है। और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।